हेलो दोस्तों, मैं सी अवधेश कुमार चौधरी। मैं अभी एनसीईआरटी में 11th का कॉमर्स का क्लासेस चालू किया हूँ। एनसीईआरटी पढ़ाऊँगा और उसमें अकाउंटेंसी का मैं फर्स्ट में कर रहा हूँ। फिर बीच मीनवाइल हम इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज भी करेंगे। तो ये मेरा सेकंड लेक्चर है, आप इसको ज़रूर देखिए। आपको कहीं न कहीं बेसिक जो है वो बेसिक आपको अच्छा हो जाएगा। आपको चूँकि आप जो 10th तक तो शायद ही कोई पढ़ेंगे अकाउंटेंसी, तो जो 11th में आपका नया सब्जेक्ट है इसमें आपको ग्रिप बनेगी, अंडरस्टैंडिंग होगी। और अभी एनसीईआरटी किए हैं और बाद में अगर आपको सजेशन देंगे तो कोई और भी बुक होगा पब्लिशर्स का, तो हम लोग उसको भी करेंगे। तो चलिए अभी जस्ट चलते हैं चैप्टर में, क्योंकि सेकेंड लेक्चर है तो उसके बाद हम जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसमें आप देखेंगे तो मेन ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का क्या है। तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका है एज ये क्या अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ऑलरेडी अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम है तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू इट्स स्टेक होल्डर, इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर। मतलब दोनों इंफॉर्मेशन सिस्टम जो प्रोवाइड करेगा दोनों को, इंटरेस्टेड ग्रुप ऑफ यूजर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल हो गया मैनेजमेंट हो गया, एम्प्लॉय हो गया, ऑफिसर हो गया, मैनेजर हो गया। एक्सटर्नल गवर्नमेंट हो गया, ब्रोअर हो, लेंडर हो गया, उसके बाद शेयर होल्डर हो गया, सप्लायर हो गया। तो यही है। उसके बाद इस पर को इन्फॉर्मेशन देने के लिए कैसे देगा, तो उसके लिए प्राइमरी कुछ ऑब्जेक्टिव है, कैसे करना है प्रोसेस। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? इन्फॉर्मेशन कैसे देगा? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स द फॉलोइंग। पहला क्या? मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्या करेगा? बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, बिजनेस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। तो इसके लिए इसे क्या है? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट। इवन द मोस्ट ब्रिलियंट, क्या होता है कि कोई भी कितने भी क्यों ना ब्रिलियंट हो, उसे सारा ट्रांजेक्शन अपने मन में याद नहीं रहेगा, तो इसीलिए हम उसे बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि सेल्स हो गया, परचेज हो गया, पेमेंट हो गया, सारा का डिटेल हम लोग उसमें मेंशन करके रखते हैं। और इससे क्या होता है कि ये इनेबल वेरीफिएबिलिटी से ऑडिटर्स को वेरीफाई करते हैं। अगर हम इसको लिख के नहीं रखेंगे तो ऑडिटर वेरीफाई नहीं करेंगे और एज एविडेंस यूज नहीं कर पाएगा, और इससे क्रेडिबिलिटी इसका बढ़ता है। नहीं तो अगर मौखिक हम ऐसे मन से बोल दें तो उससे क्या है, कोई इसे बिलीव नहीं करेगा, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होगा। फिर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, दूसरा इसका क्या है? प्रॉफिट कैलकुलेट करना। द ओनर्स ऑफ द बिजनेस आर कीन टू हैव आइडिया अबाउट। ओनर्स को क्या है, उसे बहुत हमेशा जानना चाहता है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो इसलिए वो सोच के बैठा प्रॉफिट हो गया, उसे लॉस। इसीलिए हमें क्या काम होता है? उसे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना, उसे बताना। अब सपोज जैसे यहाँ नीचे एग्जांपल दिया हुआ है कि परचेज सेल किया 6 लाख में परचेज किया था, एक्सपेंस टोटल 5,40,000 हो गया, ठीक है। तो उससे प्रॉफिट हो गया 60,000। अगर वहीं पे अगर 6 लाख का उसने सेल किया होता, रेवेन्यू जनरेट किया होता, और उसमें से 6,50,000 का टोटल ऑलरेडी एक्सपेंस कर लिया, तो उससे क्या हो? 50,000 का लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा है ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हमें प्रॉफिट उसे निकाल के बताना होता है, ताकि बिजनेस सस्टेन हो, ओनर्स जो है अपना उसके हिसाब से डिसीजन लें। फिर डिपिक्टिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फॉर द ईयर होता है। परफॉर्मेंस जैसे ये इनकम जो प्रॉफिट और लॉस जो है, ये इसे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बोलते हैं। ये फॉर द ईयर होता है, मतलब जो उसका फाइनेंशियल ईयर है। और पोजीशन क्या होता है? एट द एंड ऑफ द ईयर। तो 31 अगर अप्रैल टू मार्च है, 31 मार्च में उसको पोजीशन क्या है, कितना उसका एसेट है, कितना लायबिलिटी है, वही है उसका पोजीशन। अगर सपोज उसने 10 लाख का कोई एसेट लिया है और उसके अगेंस्ट क्या किया है, 6 लाख का उसका लोन है, तो उसका क्या होगा? 10 लाख का एसेट दिखाएंगे, 6 लाख का लायबिलिटी दिखाएंगे। तो यही इसमें बताया गया है, क्लेम्स अगेंस्ट सच रिसोर्स, जो जितना उसका एसेट है उसके अगेंस्ट क्लेम कितना है बचा हुआ पेंडिंग, तो वो लायबिलिटी हो गया। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूजर। और फोर्थ क्या है इसका? प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूजर। यूजर मीन्स इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होगा। तो इसमें है कि 2 मेन ग्रुप है, वही इंटरनल एंड एक्सटर्नल ग्रुप को इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देना है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस बताना उसे। तो किस क्या क्या है इसमें देखिए? प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग
एंड एक्सटर्नल यूजर, इसमें क्या क्या है? तो इंटरनल यूजर्स मेनली मैनेजमेंट हु नीड्स टाइमली इन्फॉर्मेशन ऑन कॉस्ट ऑफ सेल, मैनेजमेंट को कितना क्या जाना था, कॉस्ट ऑफ सेल क्या है, प्रॉफिट कितना हो रहा है। मैन पावर का भी जान सकता है कितना, प्लानिंग के लिए प्लानिंग से मैन पावर जान सकता है कितना मैन पावर, कहाँ शेड्यूल करना है, कहाँ ट्रांसफर करना है, रिक्रूट करना, कंट्रोलिंग डिसीजन मेकिंग। एक्सटर्नल यूजर को क्या होता है, अथॉरिटी, एबिलिटी एंड रिसोर्स टू ऑब्टेन नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। एक्सटर्नल क्या है कि अगर उसे इन्फॉर्मेशन जान के उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेता है, जैसे आपका शेयर प्रोस्पेक्टिव या करंट इन्वेस्टर है तो वो इन्वेस्ट करेगा कि नहीं करेगा, उसी बेसिस पे डिसीजन लेता है। तो एक्सटर्नल का नीचे डिटेल में दिया है, एक्सटर्नल एंड प्राइमरी एक्सटर्नल यूजर्स आर इंटरेस्टेड इन द फॉलोइंग। तो इसमें क्या क्या है, अगर इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, पोटेंशियल फ्यूचर इन्वेस्टर, क्या रिस्क एंड रिवार्ड, कितना रिस्क है कितना रिटर्न है, वो जानने में इशू रहता है। इन्होंने एम्प्लॉय प्रॉफिट जानने में रहता है, इन्होंने एम्प्लॉय ग्रुप क्या कितना स्टेबिलिटी है कि नहीं, मतलब बिजनेस स्टेबल है कि नहीं, सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, उसका प्रॉफिटेबिलिटी कितना, ये जानने में वो रहता है इंटरेस्टेड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कितना डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ होगा, यानी बोनस कितना मिलेगा, पीआरपी कितना मिलेगा, उसमें रहता है। लीडर लेंडर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और लेंडर्स जो लोन दिया है तो उसे हमेशा डर में रहता है कहीं ये डूब ना जाए, मेरा जो ये एसेट है नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए ना हो जाए, इसीलिए उसे हमेशा प्रॉफिट जानना होता है। वो एक इंटरेस्टेड होता है जानने में कि प्रॉफिट अर्न कर रहा है कि नहीं, जो मेरा जो उसे पेमेंट रिसीव करना है, मतलब लोन का रिपेमेंट प्लस इंटरेस्ट दोनों मिल पाएगा कि नहीं पाएगा, इसलिए वो हमेशा इंटरेस्टेड रहता है। सप्लायर एंड क्रेडिटर्स इन्फॉर्मेशन ऑन वेदर, सप्लायर जो है वो जानना चाहता है कि जो मैं क्रेडिट में सप्लाई दे रहा हूँ क्या मेरा वो रिपे होगा कि नहीं होगा, तो उसे इन्फॉर्मेशन लेना होता है। फिर कस्टमर भी जो है आपसे कंटिन्यू माल ले रहा है, आपसे सामान ले रहा है, तो उसे भी रहता है कंटिन्यूटी में मेंटेन है कि नहीं, ऐसा ना हो कि आपका बिजनेस बंद हो जाए और वो फर्दर जो मार्केट में सेल कर चुकी आपसे लेके, तो क्या है कस्टमर सेल कर रहा है, सप्लाई दे रहा है या कंज्यूम कर रहा है, उसका कंज्यूम भी करता हो, तो ऐसा ना हो कि आपको डिसकंटिन्यू कर दें बिजनेस और फिर वो नया उसको सप्लाई ढूंढना पड़े। तो उसे भी जानना होता है कि जो बिजनेस आपका है वो कंटिन्यूटी है, स्टेबल है कि नहीं, कंटिन्यूटी है कि नहीं, प्रोडक्ट का कंटिन्यू सप्लाई होगा कि नहीं। तो ये हो गया। उसके आगे चलते हैं गवर्नमेंट एंड अदर रेगुलेटर। क्या है, गवर्नमेंट जानना चाहता है कि कितना आप प्रॉफिट कमाएंगे, उस पर टैक्स कितना देंगे गवर्नमेंट को। या रेगुलेटरी अदर हो गया, सेबी हो गया, सेबी जानना हो चाहता है कि आप कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। या आपका जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जानना चाहता है कितना आप उसको टैक्स दे रहे हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप, यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपके बिजनेस के आसपास का ग्रुप, वो जानना चाहता है कितना प्रॉफिट कमाएंगे, सीएसआर पे कितना उसके बेसिस पे खर्च करेंगे, और उसकी लाइफ में वेलबींग कितना है, या कितना इसका रोड, बिजली, ये सब जो सड़क जो आप उसका सुधार कर सकते हैं, हॉस्पिटल का सुधार दे सकते हैं। फिर कंप्यूटर जानना चाहता है कि आप जो आपका बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है और कितना नए नए कॉन्ट्रैक्ट आप अवार्ड ले रहे हैं अपने नाम से, कौन सा आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं जिससे वो कॉस्ट कटिंग हो रहा है, मार्केट शेयर आपको किस बेसिस पे बढ़ रहा है। तो इसी वही वो जानना चाहता है कितना आपका इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से वो अपना भी प्लानिंग करता है कि हाँ मुझे भी मार्केट में क्या क्या प्रोडक्ट नया नया लॉन्च करना है। तो यही सब है। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ अकाउंटिंग। फॉर सेंचुरी द रोल ऑफ अकाउंटिंग हैज़ बीन चेंजिंग। क्या है कि समय के साथ साथ सारा कुछ चेंज होते रहता है। तो पहले अकाउंटिंग में क्या था, जस्ट एंट्री करके रखना था और बुक कीपिंग था, बट समय के साथ साथ ये सारा चेंज हो गया। अब बुक कीपिंग नहीं होता है, सारा MIS बना के देना होता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पब्लिश करना पड़ता है, एनुअल रिपोर्ट बनाना होता है। उसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया है, ERP आ गया है, तो आपको सब कुछ करना, समय के साथ चेंज करते रहना है। विद द चेंज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंक्रीजिंग सोशल डिमांड इंक्रीजिंग हो रहा है, सोसाइटल डिमांड्स, इट डिस्क्राइब्स एंड एनालाइजेज ए मास ऑफ डाटा ऑफ एन इंटरप्राइजेज थ्रू मेजरमेंट। बहुत सारा डाटा जो है इसे चाहिए होता सोसाइटी को। क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन, उसे क्लासीफाई करना है, जैसे सेल है, ब्रांच बाय सेल, अलग अलग का सेल, अलग टाइप का सेल, आइटम बाय सेल, फिर उसका समरी बनाना है। रिड्यूस दोज डेट इनटू रिपोर्ट्स एंड क्लास स्टेटमेंट, फिर उसको क्या बनाना है, उसको रिपोर्ट्स स्टेटमेंट बनाना है। फिर शो अ फाइनेंशियल कंडीशन एंड रिजल्ट, फिर उससे फाइनेंशियल कंडीशन एंड रिजल्ट ऑफ डेट उस इंटरप्राइज बनता है। हैंस इट इज रिगार्डेड एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस।
It also performs the services activity by providing quantitative financial information. ये क्या करता है, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. That helps the user in various way. Accounting as an information system collects and communicate economic information. ये क्या करता है, इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि जो सामान मैं रॉ मटेरियल परचेज कर रहा हूँ उसमें कितना मैन पावर लगेगा और फिर उससे मटेरियल बनेगा, जो फाइनल गुड्स बनेगा कन्वर्जन के बाद उसमें किस रेट से हम सेल कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट अर्न होगा. तो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन देता है टू अ वाइड वैरायटी ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज. वाइड मतलब इंटरनल एक्सटर्नल दोनों यूजर को ये प्रोवाइड करता है. हाउएवर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द पास्ट ट्रांजेक्शंस एंड इट क्वांटिटेटिव एंड फाइनेंशियल इन नेचर. इट डज नॉट प्रोवाइड क्वालिटेटिव एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. अकाउंटिंग क्या करता है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता है. ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव भी देता है, क्वालिटेटिव नहीं देता है, क्योंकि हमें तो निकालना था क्वांटिटी कितना सेल किया, कितना प्रॉफिट हुआ. क्वालिटेटिव क्या हो सकता है, ये फिलोसफी पे हम लोग नहीं जाते हैं अकाउंटिंग में. द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग मस्ट बी केप्ट इन व्यू. इसका क्या लिमिटेशन है, limitations of accounting must be kept in view while making use of accounting information. मतलब लिमिटेशन यही है कि ये क्वालिटेटिव नहीं देता है और ये क्या करता है आपका नॉन फाइनेंशियल नहीं देता है, कि इसका लिमिटेशन है. ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं. इसके आगे क्या है, इसके आगे आपका है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये है बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग. बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है कि आपने तो जो सब्जेक्ट पढ़ा है अकाउंट, वो जैसे साइंस पढ़ा है, साइंस में बहुत सारा आपको मिलता है, ओम न्यूटन इस सब का आप जो आप निकालते हैं, मास निकालते हैं. मैथ में बहुत सारा टर्म है, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ये सब जो है, केजी है, आप सारा यूनिट यूज़ करते हैं. बट अकाउंटिंग अलग एक सब्जेक्ट है, एक क्या है, लैंग्वेज का लैंग्वेज है जिसका अलग सारा वर्ड यूज होता है इसमें. तो इसमें इसका वर्ड थोड़ा शुरू में जब नया पढ़ेंगे तो समझ में ज़्यादा नहीं आता, याद नहीं रहता है क्या है. तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते सारा समझ में आ जाएगा. तो हम इसको बताते हैं डिटेल में क्या क्या है. इसको एक बार सुनेंगे तो सब समझ में आ जाएगा. एंटिटी क्या है, एंटिटी तो खैर ये तो कॉमन है, बहुत लोग जानते हैं. एंटिटी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस यूनिट को एंटिटी बोलते हैं. जैसे आप रिलायंस है, टाटा है, आपका स्विगी है, जोमेटो है, कोई ज्वेलर्स है, जो बिजनेस हाउस है ना, वही एंटिटी है. एंटिटी मीन्स अ रियलिटी जो हमें दिखता है, डेट है डेफिनेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस का इंस्टेंस है. जैसे जियो स्टोर जा सकते हैं ना, जियो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है. रिलायंस का बहुत सारा मार्ट है, तो वहाँ जाएंगे, हाँ रिलायंस का बिजनेस एंटिटी मीन्स अ स्पेसिफिक आइडेंटिफायर बिजनेस, जिसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. टाटा टेलीको है, टाटा स्टील है, तो आप जिसको जाके देख सकते हैं, पहुंच सकते हैं, जो एग्जिस्ट कर रहा है वही एंटिटी है. तो ये धीरे समझ आए. सुपर बाजार है, यही सारे एग्जाम्पल दिए है. हायर ज्वेलर्स, आईडीसी, ये सब है. फिर है ट्रांजेक्शन. ट्रांजेक्शन क्या है, एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू. कोई ऐसा इवेंट, ट्रांजेक्शन क्या है, एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज. जहाँ दो और दो से ज़्यादा एंटिटी में कोई वैल्यू का इवेंट होता है. इसका क्लियर है, इजी है. कहीं एग्रीमेंट साइन किया दो ऑर्गेनाइजेशन, रिलायंस टाटा के साथ एक एमओयू साइन किया, एग्रीमेंट साइन किया, वो एक इवेंट है. और उसी इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन. जिसका वैल्यू है, जो एमओयू एग्रीमेंट साइन कर, कुछ वैल्यू होगा ना, इतना लाखों का, करोड़ों का, मिलियन, ट्रिलियन जो भी है, बिलियन है, कोई ट्रिलियन है, बिलियन का सामान या सर्विस सप्लाई करेंगे, तो वो इवेंट जिस दिन साइन हुआ वही ट्रांजेक्शन है. इट कैन बी परचेज ऑफ गुड्स. ये गुड्स परचेज के लिए हो सकता है, और या सेल का हो सकता है, या सर्विस का हो सकता है, रिसीप्ट ऑफ मनी या मनी रिसीट हो सकता है, या पेमेंट टू और टू क्रेडिटर, क्रेडिटर पेमेंट वही, इनकर्ड एक्सपेंस कुछ भी हो सकता है, ये ट्रांजेक्शन. फिर असेट क्या है, एसेट जो है आप तो बराबर सुने हुए हैं. असेट और इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ इंटरप्राइज. क्या है, ये इकोनॉमिक रिसोर्स है. एसेट जो है आपका एक इकोनॉमिक रिसोर्स है. जैसे आपने या कोई एंटिटी ने बिजनेस के लिए एक प्लांट खरीदा, जो प्लांट खरीदा, प्लांट की लाइफ 6 साल है, 6 साल में वो जो है 5 लाख यूनिट बनाएगा कोई प्रोडक्ट, और फिर उसको सेल करके 50 लाख रुपया कमाएंगे, इनकम होगा. तो जो ऐसे वो
वही जो प्लांट है वो आपके लिए सेट है, क्योंकि ये इकोनॉमिक सोर्स ऑफ इंटरप्राइज है, इकोनॉमिक जो अपना बिजनेस आप रन कर रहे हैं उसमें उसका यूज हो रहा है। डेट कैन बी यूजफुल एक्सप्रेस्ड इन ए मॉनेटरी, जिसका हम मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यूजफुल एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म, जिसको मॉनेटरी टर्म में जैसे 5 लाख 10 लाख कुछ भी उसका वैल्यू हो सकता है। सेट आर आइटम्स ऑफ वैल्यू यूज्ड बाय बिजनेस इन इट्स ऑपरेशन, जो बिजनेस ऑपरेशन में उससे यूज़ करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल सुपर बाजार सोना फ्लीट ऑफ ट्रक, ठीक है, रिलायंस का टावर, ठीक है, उसके बाद शोरूम है विच इज़ यूज्ड बाय इट फॉर डिलीवरिंग फूड स्टफ, जो रिलायंस या सुपर बाजार का जो फ्लीट है, जो ट्रक है, वो फूड स्टफ को डिलीवर करता है, तो उसके लिए सेट है, क्योंकि उसे अर्न करता है, ये सपोर्ट कर रहा है अर्न करने में। द ट्रक thus provide economic benefit to enterprise. This item will be shown as asset side of the balance sheet of बाजार। Asset can be broadly classified into two type। Asset क्या है, टू टाइप का है, current asset, fixed asset। current asset and non current, sorry current and non current। फिर इसको देखें फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे किया है, इसको तो रोटेट करते हैं। एसेट, एसेट में क्या क्या है पहले देखते हैं, नॉन करेंट एसेट फिर करंट एसेट। नॉन करेंट एसेट क्या है, नॉन करेंट एसेट फिक्स एसेट, इसमें क्या है, पहला पार्ट आ गया फिक्स एसेट, जो कि जिसका लाइफ ज़्यादा है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि जिसकी लाइफ एक फाइनेंशियल यानी 12 महीने से ज़्यादा है, तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है। डिफर्ड टैक्स एसेट, डिफर्ड टैक्स एसेट ऐसा एसेट है जो अभी हमने टैक्स पे कर दिया, इसका बेनिफिट हमें अगले आने वाले 3-4 साल में मिलेगा, डिफर्ड टैक्स होता है, जिसका मतलब बेनिफिट जो है ना एडजस्टमेंट 1 साल से ज़्यादा होगा, डिफर्ड टैक्स एसेट होगा। लॉन्ग टर्म लोन एडवांस, लोन एडवांस ऐसा दिया है 4-5 साल तक उसका लाइफ है, तो वो हमारा जो है लॉन्ग टर्म नॉन करंट एसेट हो गया। अदर नॉन करंट एसेट भी होता है, बहुत सारा छोटा छोटा हो सकता है। फिक्स एसेट का आगे देखिए कैसे इन्होंने किया है। फिक्स एसेट में क्या है, टैंजिबल एसेट। फिक्स एसेट क्या है, टैंजिबल एसेट है जो हमें दिखता है, जैसे प्लांट मशीनरी फ्लीट ट्रक हो गया। इनटैंजिबल एसेट, इनटैंजिबल एसेट क्या हो सकता है, पेटेंट, पेटेंट का नाम सुना है, जो कहीं दिखता नहीं है, बस नाम से चलता है पेटेंट। गुडविल, पार्टनरशिप में होता है गुडविल। गुडविल, नो हाउ, ये क्या है, ये सब इंटेंजिबल है। सर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कुछ ऐसा एसेट है जो अभी मैं बना रहा हूँ, जैसे मेरा प्लांट में यूज के लिए ही है, जो वर्क इन प्रोग्रेस है, कंप्लीट हुआ नहीं है, वो लंबा टाइम उसे बनाने में लगता है, तो उसको कैपिटल वर्क इन प्रोसेस बना रहे हैं। जैसे ऑफिस बिल्डिंग बना रहे हैं, 1 साल में 3-4 साल में होगा, तो मेरा वो भी एसेट है, फिक्स एसेट ही है ऑफिस बिल्डिंग, लेकिन वो भी कंप्लीट जब तक नहीं हुआ तब तक वर्क इन प्रोसेस रहेगा। जैसे कंप्लीट होगा तो फिर वो टेंजिबल एसेट हो जाएगा। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, बहुत सारा ऐसा है एसेट जो इंटेंजिबल है, जैसे कि गुडविल का ही, गुडविल मेरा है वो, या पेटेंट, सॉरी पेटेंट मैं करवा रहा हूँ बट अभी मेरा हुआ नहीं है, पेटेंट रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, और जो रिसर्च किया था, जो मैंने प्रोडक्ट डेवलप किया था, वो अभी फाइनली फुली मार्केट में आया नहीं है, बट आने वाला है। तो इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट होता है, जब बन जाएगा तो फिर वो इंटेंजिबल एसेट हो जाएगा। तो यही है। फिर हम चलते हैं करंट एसेट में। तो करंट एसेट वो एसेट है जिसकी जो वैल्यू है या जो इसकी जो रियलाइजेबल है विद इन ईयर हो जाएगा। जैसे करंट इन्वेस्टमेंट विद इन 1 ईयर, ये जो है इसका हम सेल कर देंगे इन्वेस्टमेंट, और जो मेरा मनी है रिलाइज हो जाएगा। इन्वेंट्री की लाइफ भी 1 साल के अंदर है, वो कभी भी सेल हो सकता है, ऐसा नहीं 1 साल तक अगले एक्सपेंसिव तक पड़ा रहता है। ट्रेड रिसेबल जो है वो मंथ बाय मंथ आते रहता है। जब मैंने इस महीने मार्च में जो सेल किया है वो अप्रैल में आएगा या मई में आएगा। कैश एंड कैश तो हमेशा करंट ही है,
कभी भी आप इसको कुछ भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कभी डिपॉजिट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस ऐसा लोन जो हम विद इन 1 ईयर के लिए लिया गया है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस है। अदर करंट एसेट भी हो सकता है, उसको छोटा टूल्स वगैरह रहता है। तो ये हो गया। तो आगे हम इस पेज से चलते हैं। इसके बाद क्या क्या है इसमें, एसेट हो गया। एसेट के बाद आते हैं फोर है लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या है? पहले तो लायबिलिटी समझिए है क्या। लायबिलिटी है अगर हमने किसी से कुछ उधारी लेके रखा है और मुझे पे करना है, या हमने किसी को दिया और मुझे रिसीव करना है। हमने किसी को, तो मेरा एसेट हो गया। अगर हमने किसी से लिया है कुछ सामान और मुझे उसे पे करना है, तो ये मेरी लायबिलिटी है। सपोज आपने किसी दुकान में गया और आपने उसका चाय पी लिया, बोला ये पैसा नहीं हम कल देंगे, तो आपकी लायबिलिटी है। जब भी आप बाहर जाएंगे तो एक बार याद आ गया मुझे पैसा देना है, या तो आप पैसा दे देंगे, या नहीं पैसा है तो फिर आप रास्ता बदल के जाएंगे, छुपा के जाएंगे। तो यही लायबिलिटी है जो हमेशा आपको डरा के रखता है कि आप उससे डरते हैं कि मुझे पैसा से देना है, पैसा देना है। वो लायबिलिटी है, ये सिंपल टर्म है। अब देखेंगे आगे तो देखिए लायबिलिटी आर ऑब्लिगेशन, वही है ऑब्लिगेशन है जो हमें उसे पे करना है। और डेब्ट्स या और डेब्ट्स है जो लॉन्ग टर्म हो सकता है। डेब्ट्स है डेटा एंटरप्राइज हैज टू पे एट सम टाइम इन फ्यूचर। अगर लोन है लॉन्ग टर्म है तो 1 साल बाद देना है, या शॉर्ट टर्म है तो मुझे स्टेटस क्लेम ऑन द फर्म्स एसेट। आपके एसेट पे उसका क्लेम होता है। अगर आपने इसे कोई एसेट खरीदा, सपोज उसके उधार पैसे हैं तो उस पर आपका उसका क्लेम है। या आप किसी एसेट के लिए ऐसे भी अपने ओवरऑल लोन लिया है, वर्किंग कैपिटल से लिया और आप उसे पे नहीं कर रहे हैं, तो वो लिक्विडेशन में चला जाएगा और आपका बिजनेस के एसेट को सेल करके वो पैसा ले लेगा। बोथ स्मॉल एंड बिग बिजनेस फाइंड इट्स नेसेसरी टू बोरो मनी एट अ वन टाइम और द अदर। सारे बिजनेस को मैंने को जरूरत पड़ता है, कभी मतलब अभी मिले शॉर्ट टर्म के लिए या दिन के लिए, बार बार कुछ हो सकता है, कुछ रिक्वायरमेंट इमीडिएट है उसके लिए ले, या कुछ मेजर एक्सपेंशन करना है उसके लिए चाहिए, तो सारे को चाहिए होता है। तो जो बैलेंस है जो आपको पे करना है उसे, तो आपके लायबिलिटी है। और लायबिलिटी के पास 2 प्रकार के हैं, करंट नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी वही है जो विद इन 1 ईयर पे करना है, तो आपका करंट लायबिलिटी है। 1 ईयर से ज़्यादा है तो नॉन करंट है। तो इसमें देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग नॉन करंट है, लॉन्ग टर्म नहीं मोर देन 1 ईयर हो गया। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी आपको पे करना है, मतलब आपने अभी इनकम अर्न किया था और बट उसमें टैक्स आप दिया नहीं, तो आपका लायबिलिटी राइज हो गया, जो आपको 1 साल से ज़्यादा 2 साल 3 साल में आपको एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत सारा इंडस्ट्री में होता है एडजस्टमेंट के लिए। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, बहुत सारी इंडस्ट्री में पे करनी है, सॉरी लायबिलिटी है तो वो पे करना है, तो 1 साल नहीं आपको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 2 साल 3 साल में इसको पे करेंगे रीपे। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गया कि बोरिंग हो ही गया। और अगर आपने किसी से क्रेडिट लिया लॉन्ग टर्म के लिए, ये भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अगर कोई प्रोविजन करके रखे हैं तो ये भी लॉन्ग टर्म में आता है, जिसका रिटर्न बाद में होगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग 1 साल के लिए लिया। ट्रेड पेबल हो सकता है 2 महीना में पेमेंट करना पड़े जो उधार है क्रेडिट पे लिया। अदर लायबिलिटी छोटे मोटे किसी एम्प्लॉय का पेमेंट करना है जो अपने ड्यू नहीं किया तो भी है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो 120 ईयर के लिए किया उसका है। तो ये लायबिलिटी का पार्ट हो गया। उसके बाद चलते हैं क्या है कैपिटल। कैपिटल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कैपिटल क्या है? तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। कोई भी बिजनेस के लिए सबसे पहली ज़रूरत होती है, क्या होती है? कैपिटल। पूंजी अगर नहीं रहेगा तो कैसे होगा? क्योंकि आइडिया तो बहुत लोग लेके बैठे हैं, हमेशा करोड़ों आइडिया निकलता है, बट वो बिजनेस कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास कैपिटल नहीं होता है। तो कैपिटल क्या है कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, जो ओनर इन्वेस्ट करता है, जो भी अधिक कैपिटल लगाएगा तो ओनर है, मतलब जो कैपिटल लगाएगा ऑलरेडी ओनर ही है। ऐसा नहीं कि ओनर ही लगाता है, जो भी लगा दे कैपिटल तो वो ओनर है। अगर हो सकता है आप सीड फंड लें किसी और से, या स्टार्टअप में कोई और बहुत सारे इन्वेस्टर होता है स्टार्टअप में करता है, जैसे उसने एज ए कैपिटल इन्वेस्ट किया तो वो ओनर ही कहलाएगा। तो जो भी ओनर का फंड है वो कैपिटल है।
ओनर जो भी एज ए कैपिटल दिया, फंड लगाया बिजनेस में, तो कैपिटल है। इट मे बी ब्रॉड इन फॉर्म ऑफ कैश, कैश में होगा या एसेट में हो सकता है। हो सकता है कभी कभी क्या करे कि को मतलब पार्टनरशिप है, तो एक पार्टनर ने क्या किया, अपना बिल्डिंग दे दिया है ये ऑफिस बनाने के लिए, बोला इसी में होटल बना के चलाएंगे। तो एक पार्टनर रन कर रहे हैं, दूसरे पार्टनर अपना एसेट दे दिया, बिल्डिंग दे दिया, तो यही है। तो वो भी एज ए कैपिटल ही है। बिजनेस एंटिटी कैपिटल इज एन ऑब्लिगेशन फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए क्या है, कैपिटल एज ऑब्लिगेशन है, क्योंकि अगर जो बिजनेस का जो ओनर है, ओनर अलग है, बिजनेस अलग है, सब एंटिटी कंसेप्ट में दोनों सेपरेट है। तो जो बिजनेस ने जो कैपिटल है वो एज ए ओनर का इन्वेस्टमेंट है, और बिजनेस के लिए क्या लायबिलिटी है। जो एंटिटी है जो ऑब्लिगेशन लायबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस को क्या करना है, उसे कैपिटल रीपे करना है, और जो एज ए इंटरेस्ट तो उस पर नहीं लगता, बट उसको कैपिटल अगेंस्ट प्रॉफिट अर्न करके देना है ऑन द एसेट ऑफ बिजनेस। जो एसेट है उस पर क्या करना है, उसे प्रॉफिट अर्न करके देना है। इट इज देयरफॉर शोन एज ए कैपिटल ऑन लायबिलिटी साइड, इसीलिए इसे क्या होता है, लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे ये कैपिटल इसीलिए आता है। सेल्स क्या है, सेल्स तो इजी है। जो हम प्रोडक्ट या सर्विस एंटिटी जो सेल करता है, जो प्रोवाइड करता है कस्टमर को, उसके जो रेवेन्यू अर्न करता है एज ए कैश या कुछ और मतलब कैश या कोई और एज ए काइंड कुछ हम उसे रिसीव करते हैं, तो वही मेरा सेल है। सेल में भी कैश रेवेन्यू, सेल्स आर टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड टू अ कस्टमर। जो कस्टमर को हम गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसको, और गुड्स और सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, और जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं वही सेल है। ये कैश में हो सकता है, क्रेडिट में हो सकता है। रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू टोटल सेल्स, एक फाइनेंशियल ईयर में जितना भी वो सेल करता है ऑर्गेनाइजेशन, जितना भी अर्न कर रहा है बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कस्टमर, वो क्या है, उसके लिए रेवेन्यू है, कॉल्ड द सेल्स रेवेन्यू। अदर टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कॉमन टू मेनी बिजनेस आर कमीशन। अगर जो कमीशन बिजनेस है, जो जिससे बहुत सारा होता है कि रेलवे टिकट सेल करता है कमीशन एजेंट के थ्रू, फ्लाइट टिकट का है कमीशन एजेंट है, तो उसके लिए जो कमीशन आ रहा है वही रेवेन्यू है। इंटरेस्ट डिविडेंड, जो बैंक है, बैंक जो लोन दिया उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है उसके लिए रेवेन्यू है। उसके बाद डिविडेंड, अगर कोई इन्वेस्टिंग फर्म है या कोई इंडिविजुअल जो मार्केट में इन्वेस्ट करता है शेयर में, उसके लिए डिविडेंड आता है, वही उसका रेवेन्यू है। फिर एक्सपेंस क्या है, तो जो आप कॉस्ट इनकर करते हैं फॉर रेवेन्यू जनरेट, कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। अर्निंग रेवेन्यू के लिए जो कॉस्ट इनकर्ड कर रहे हैं वो हमारा एक्सपेंस है। मे बी वो हो सकता है मटेरियल परचेज हो, वेजेज हो, रेंट हो, टैक्सेस हो, ये सारा क्या एक्सपेंस है। जनरली एक्सपेंस आर मेजर्ड बाय अ कॉस्ट ऑफ एसेट कंज्यूम्ड। एक्सपेंस आर मेजर्ड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट कंज्यूम्ड और सर्विस यूज्ड, कितना एसेट कंज्यूम हो गया यानी डेप्रिसिएशन, और कितना सर्विस यानी सैलरी वेजेज हमें लग गया, तो ये हमारा एक्सपेंस है। फिर एक्सपेंडिचर क्या है, तो स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट सर्विसेज और प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। स्पेंडिंग मनी, मनी को एक्सपेंड करना, और इनकरिंग अ लायबिलिटी, अगर कोई लायबिलिटी के लिए पेमेंट नहीं किया, मतलब मैंने सर्विस ले लिया पेमेंट नहीं किया, लायबिलिटी हो गया। फॉर सम बेनिफिट, कोई बेनिफिट के लिए और सर्विस के लिए और प्रॉपर्टी के लिए, यानी कोई मैंने बिल्डिंग ही बनवा लिया, रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर, etc. are the example of expenditure. If the benefits of expenditure is exhausted within a year, it is treated as an expense. अगर एक साल के अंदर इसका बेनिफिट जो एग्जॉस्ट हो जाएगा तो expense also called revenue expenditure. On the other hand, the benefits of an expenditure last for more than 1 year, it is treated as asset, also called capital expenditure. अगर कोई हमने फर्नीचर लिया सेल परचेज के लिए, मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, तो मेरे लिए क्या फर्नीचर है, या मैंने फर्नीचर लिया अपने ऑफिस यूज के लिए, मेरा कोई होटल का बिजनेस है, तो मेरे लिए क्या एसेट है। तो एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया फर्स्ट केस में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉफिट क्या है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंस फॉर अ पीरियड इज कॉल्ड एज प्रॉफिट। तो एक्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस, उससे रिलेटेड एक्सपेंस जो है बस वही उसको कंसीडर करना है ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर इज प्रॉफिट, ठीक है। फिर गेन क्या है, गेन क्या है,
तो प्रॉफिट दैट अराइजेज फ्रॉम इवेंट और ट्रांजेक्शन। प्रॉफिट गेन क्या है? प्रॉफिट दैट अराइजेज फ्रॉम इवेंट और ट्रांजेक्शन व्हिच आर इन्सिडेंटल टू बिजनेस, जो बिजनेस मेन बिजनेस का नहीं है लेकिन इंसिडेंटल है, मतलब ठीक है आपने फिक्स सेट था, आपने डिप्रेशन क्लेम किया, उसका वैल्यू 10 लाख से 2 लाख हो गया, बट आपका क्या है कि आपने उसको सेल किया स्क्रैप, तो 2 लाख के बदले आपको 3 लाख मिल गया, तो 1 लाख क्या है आपका गेन हो गया, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसमें से 10 लाख में से 8 लाख का डिप्रेशन क्लेम कर लिया था, उसका वैल्यू आपका रिमेनिंग 2 लाख ही था बुक्स ऑफ अकाउंट में, लेकिन उसको सेल किया स्क्रैप में तो बिका 3 लाख में, 1 लाख आपके लिए क्या हो गया? गेन हो गया। यही कर रहा है कि आप प्रॉफिट दैट अराइजेज फ्रॉम इवेंट और ट्रांजेक्शन व्हिच आर इन्सिडेंटल टू बिजनेस, आपका स्क्रैप बेचना आपका मेन बिजनेस नहीं है, क्योंकि आप इसलिए स्क्रैप बेच रहे हैं कि आपने एसेट खरीदा था प्रोडक्ट बनाने के लिए, लेकिन उसका लाइफ कंप्लीट हो गया, उसका 10 साल लाइफ था, लाइफ पूरा यूज हो गया, अब वो काम का नहीं है, तो उसको इंसिडेंटल ही है, फिर उसको बेचना पड़ेगा, फिर दूसरा लेंगे। तो वो जो है 1 लाख जो एक्सेस में जो बुक वैल्यू से ज़्यादा बिका वो आपका गेन है। विनिंग कोर्ट केस आप गेन जीत गए, आपके फेवर में डिसीजन आ गया, तो वो आपका गेन है। एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, कोई एसेट था उसका वैल्यू 10 ईयर था, अब क्या हुआ सडनली कुछ आप उसमें चेंजेज आया, अब उसका वैल्यू बढ़ के 15 ईयर्स हो गया, तो जो 5 ईयर्स के लिए वैल्यू जो उसका अपवार्ड वैल्यूएशन करेंगे, तो अपवार्ड वैल्यूएशन जो है वो आपका एसेट पे गेन है। लॉस क्या है? जस्ट अपोजिट, एक्सेस ऑफ एक्सपेंस फॉर अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यू इज इन टर्म्स ऑफ लॉस, ओवर अ पीरियड इट्स रिलेटेड रेवेन्यू, एक मतलब क्या है? एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यू इज टर्म्ड एज ए लॉस, इट डिक्रीज ऑनर्स इक्विटी, जो लॉस होगा क्या होगा? कैपिटल से ही पे तो होगा। अगर आपने 5 लाख का सर्विस प्रोवाइड किया और 6 लाख का उसको एक्सपेंस हो गया, तो 1 लाख एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा कैपिटल, तो कहाँ से करेंगे? तो जो ओनर ने कैपिटल एज ए कैपिटल लगाया है उसी कैपिटल से पे करेंगे, तो इससे क्या होगा? उनका जो कैपिटल पहले 10 लाख होगा वो 9 लाख ही बचेगा, 1 लाख जो है वो चला गया, तो यही है लॉस। इट ऑल्सो रेफर्स टू मनी और मनी इज वर्थ लॉस्ट, इट ऑल्सो रेफर टू मनी और मनी इज वर्थ लॉस, यानी मनी की वैल्यू डिक्रीज हो गई। डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट क्या है? जो भी सबसे मेनली मार्केट में मिलता है देखने को डिस्काउंट, जो आपको जिससे बेवकूफ़ बनाया जाता है आम जनता को, वो क्या है बताते हैं। डिस्काउंट है ये रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स है गुड्स सोल्ड का प्राइस में कम कर दिया, दिखाएगा कि इसका वैल्यू, किसी चीज़ का वैल्यू जो एक्चुअल यूजेबल वैल्यू है, भले ही उसका 10 रुपया हो, उसका प्राइस दिखाएगा 50 रुपीज़। अब क्या करेगा? उस 50 रुपीज़ में आपको 20% बोलेगा डिस्काउंट, या 40% दे दें डिस्काउंट, तो 40% अगर 50 का निकालेंगे तो 20 रुपीज़ होगा, यानी आपको नेट 30 रुपीज़ ही देना है। इट इज़ ऑफर्ड इन 2 वेज, ये जो डिस्काउंट है 2 टाइप के होते हैं। ऑफरिंग डिडक्शन इन एग्रीड परसेंटेज जो है लिस्ट प्राइस पे उस पर परसेंटेज पे दे देगा, ठीक है, एट द टाइम ऑफ सेलिंग, जब सेल करा उसी समय ऑफ गुड्स, इन वन वे ऑफ गिविंग डिस्काउंट, सच अ डिस्काउंट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, ये इसको क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट, जब सेल का उसी समय डिस्काउंट दे दिया तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया। दूसरा क्या होता है? कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट में क्या होता है कि ये होता है जो आफ्टर सेलिंग द गुड्स सेल कर दिया, ऑन क्रेडिट उधार पे दे दिया, और फिर क्या बोलता है डेटर को, जो जिसको सेल किया है, कि आप इसको अगर पे विद इन 15 डेज कर देंगे तो 10% आपका डिस्काउंट हो जाएगा, विद 1 मंथ करेंगे तो 5% होगा। तो ये पेमेंट से लिंक होता है, कितना टाइम में आप पे करते हैं उसी बेसिस पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, इसलिए इसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं। कितना टाइम पे आप पे कर रहे हैं, इन केस ऑफ दे पे द अमाउंट विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, यानी 15 डेज पे किए तो उसके बेसिस पे डिस्काउंट मिलेगा, और अगर 1 मंथ में किया तो उसके बेसिस पे करेगा। तो जब आप पे करेंगे उसी से मिलेगा, इसलिए इसको क्या बोलता है? कैश डिस्काउंट। एक ट्रेड डिस्काउंट हो गया जो सेल के टाइम में मिला, ये सेल के टाइम में मिला, जब सेल हो रहा है उसी समय मिलेगा, और ये कैश डिस्काउंट कब मिलेगा? जब पेमेंट के टाइम में, जब पेमेंट होगा उसके टाइम में। ये पेमेंट के टाइम होगा। वाउचर क्या है? तो वाउचर होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन होता है ना उसकी जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है उसी को हम वाउचर बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि बिल लगा हुआ रहता है, नॉन एज, इसमें देखिएगा तो एक बाय
इफ़ यू बाय गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स कर रहे हैं तो क्या होगा कि कैश में लगा होगा। इफ़ यू बाय इन क्रेडिट, इसमें क्या होगा कि इनवाइस लगा होगा। व्हेन वी मेक अ पेमेंट वी गेट अ रिसिप्ट एंड सो ऑन। जब क्रेडिट पे होगा तो इनवाइस लगा रहेगा, और जब हम पेमेंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिसीट मिलेगा, पेमेंट रिसीट। गुड्स क्या है, इट रेफर्स टू द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस यूनिट इज डीलिंग। क्या है गुड्स, अ प्रोडक्ट है इन विच द बिजनेस यूनिट इज डीलिंग, जिसमें बिजनेस यूनिट डील कर रहा है। सपोज हम पेन बना रहे हैं तो मेरा गुड्स पेन हो गया, या हम चेयर बना रहे हैं तो मेरा गुड्स चेयर हो गया। इन टर्म्स ऑफ विच बाइंग एंड सेलिंग ऑफ और प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग, या तो उसका हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक्टिविटी यानी बाई कर रहे हैं, होलसेल से रिटेल में सेल कर रहे हैं, या प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर हम खुद ही बैठ के पेन बनवाते हैं यहाँ, उसे सेल कर रहे हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग है। द आइटम दैट आर परचेज फॉर यूज इन द बिजनेस आर नॉट अ कॉल्ड गुड्स। अगर हम अपने बिजनेस में परचेज के लिए लेते हैं तो वो गुड्स नहीं है, वो एज ए हमारा एसेट आता है। क्या होता है, एसेट। और फॉर एग्जांपल, फॉर अ फर्नीचर डीलर परचेज अ चेयर एंड टेबल इन टर्म्स ऑफ इज टर्म एज गुड्स। फर्नीचर डीलर को लेता है सेल परचेज के लिए टेबल चेयर, तो उसके लिए क्या है, गुड्स है। वाइल अदर इट इज फर्नीचर एंड ट्रीटेड एज एसेट। अगर हम कोई होटल बिजनेस मेरा है और हम फर्नीचर ले रहे हैं अपने ऑफिस के लिए, तो हमारे लिए क्या है, ये फर्नीचर है, चेयर टेबल, और वो एज एसेट ट्रीट होता है, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन मिलता है। ड्राइंग क्या है, ड्राइंग्स है विड्रॉल ऑफ मनी एंड और गुड्स बाय द ओनर। अगर ओनर ने जो कैपिटल लगाया है वो मनी विड्रॉ कर लेता है बिजनेस से, या कुछ गुड्स ले लेता है मनी के बदले में, जैसे वो बोलेगा मुझे चेयर टेबल ही दे दीजिए, तो उसी को ड्राइंग बोला जाता है। ड्राइंग रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर। सपोज ओनर ने 10 लाख रुपया लगाया था, उसमें 1 लाख कैश विड्रॉ कर लिया, तो ड्राइंग 1 लाख हो गया, यानी उसका नेट लेस कर देंगे, 1 लाख 10 लाख है, 9 लाख की कैपिटल बचेगा। और या फिर क्या क्या 2 लाख का मेरा फर्नीचर लेके बिजनेस से चला गया, तो 2 लाख और उसमें से लेस कर देंगे, 9 में से 2 और लेस होगा, तो 7 लाख उसका नेट कैपिटल बच जाएगा, इन्वेस्टमेंट। परचेज क्या है, परचेज आर द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ बिजनेस ऑन अ क्रेडिट। गुड्स क्या करता है, परचेज आर टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ बिजनेस ऑन क्रेडिट एंड ऑन कैश। कैश से क्रेडिट में जितना हम गुड्स परचेज करते हैं, प्रोक्योर करते हैं, खरीदते हैं कैश और क्रेडिट में, फॉर यूज और रिसेल, या तो हम अपने यूज के लिए करते हैं, यानी यूज के लिए कोई और सेट बनाते हैं, या रिसेल करते हैं, तो वही हमारे लिए क्या परचेज है। इन ट्रेडिंग कंसर्न परचेज आर मेड ऑफ मर्चेंटाइज और फॉर रिसेल विथ और विदाउट प्रोसेसिंग। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में क्या होता है, हम परचेज करते हैं, फिर उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करके या कुछ कन्वर्ट करके उससे कुछ और बनाते हैं, रॉ मटेरियल, और परचेज प्रोसेस्ड फर्दर इनटू फिनिश्ड गुड। क्या करते हैं, उसको फिर फिनिश्ड गुड बनाते हैं। जैसे हम अगर पेन बनाते हैं तो हम क्या करें, इंक परचेज करेंगे, कलर परचेज करेंगे, फिर उसको मिला के पेन बना देंगे, और फिर पेन को हम सेल करेंगे। परचेज में भी कैश परचेज और क्रेडिट परचेज हो सकता है, दोनों है। स्टॉक क्या है, तो स्टॉक है इन्वेंट्री। क्या है, ये स्टॉक या इन्वेंट्री मेजर ऑफ समथिंग ऑन हैंड गुड। अगर स्टॉक वो है जो हमने मटेरियल परचेज किया और कंज्यूम नहीं हुआ या सेल नहीं हुआ, बैलेंस बचा हुआ, तो वही हमारे लिए स्टॉक है। स्टॉक भी कई प्रकार के होता है, आप देखेंगे तो रॉ मटेरियल है एज इट इज, जिससे चेयर खरीदते हैं, सेल के लिए चेयर ही पड़ा हुआ है। या हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, हम पेन बनाते हैं, सपोज मैंने इंक खरीदा पेन बनाने के लिए, लेकिन ये तो नहीं यूनिट हमेशा सारा कंप्लीट हो जाएगा। मैंने 100 यूनिट के लिए खरीदा था, 31 मार्च को हमारे पास 50 बना, 50 का इंक बचा हुआ है, तो वो 50 जो अंडर प्रोसेस है, जो बन रहा है वो सेमी फिनिश्ड है, और जो नहीं बना है, रॉ मटेरियल कच्चा रखा, रॉ मटेरियल हो गया, और कुछ बन गया, पेन बन गया बट सेल नहीं हुआ, तो फिनिश्ड गुड हो गया। तो 3 प्रकार हो गया, जो रॉ मटेरियल मैंने इंक खरीदा एज रखा हुआ, कंज्यूम अभी नहीं हुआ, अगले साल होगा, तो वो मेरा रॉ मटेरियल हो गया। कुछ है कि इंक डाला है लेकिन कवर वर्ड लगा नहीं है, अंडर प्रोसेस है, तो मेरा सेमी फिनिश्ड हो गया। कुछ है कि पेन बन गया, सब कुछ डाल दिया लेकिन सेल नहीं हुई है, इमीडिएट बनते तुरंत सेल होता नहीं, उसमें 1-2 महीने 4 महीने टाइम लगते हैं, तो वो क्या है, मेरा फिनिश्ड गुड हो गया। तो ये 3 प्रकार के हो गए स्टॉक। क्लोजिंग डेट में हम लोग ये सब निकालते हैं 31 मार्च, अगर फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च है। सिमिलरली ओपनिंग स्टॉक जो अभी 31 मार्च को क्लोजिंग है, नेक्स्ट डे 1 अप्रैल को वही ओपनिंग हो जाएगी, रातों रात कुछ चेंज होना नहीं है। अगर चेंज होगा 31 को, फिर उसमें उतना क्लोजिंग 31 का लेस हो जाएगा, और उसी तरह ओपनिंग भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। डेटर क्या है,
डेटर जो आपने गुड्स सेल किया किसी को, डेटर वाला पर्सन एंड अदर एंटिटी, पर्सन या अदर एंटिटी हु ओज, ओज मतलब क्या है, ओ मतलब मेरा पैसा ये रखा हुआ है, वो मतलब मेरा पैसा रखा हुआ उसे लेना है। वो है उसे लेना है, टू एंटरप्राइज हमारे एंटिटी को, हमारे बिजनेस को, रिलायंस को इसे पैसा लेना है। इसलिए लेना है तो फॉर बाइंग गुड्स और सर्विसेज, ने हमसे गुड्स या सर्विस खरीदा है, ठीक है, तो इसे हमें लेना है, तो मेरा डेटर हो गया। क्रेडिटर क्या है कि हु हैव paid by enterprises amount providing the goods and services on credit. The creditor are a person and other entity who have to pay. इसको who have to pay, इसे who have to be paid by an enterprise, जो रिलायंस के द्वारा इसको पे करना है, ये इसको क्या है, देना है। क्रेडिटर को क्या है, इसे मुझे पैसा देना है। यानी हमने क्या किया है, हमने इसे रॉ मटेरियल खरीदा है, हमने इसे सर्विस ली है और मुझे पे करना है, तो ये मेरे लिए क्रेडिटर है। टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग इन फेवर ऑफ सच ए पर्सन और एंटिटी ऑन द क्लोजिंग डेट शोन इन बैलेंस शीट एज ए सन्ड्री क्रेडिटर, इसको क्या क्रेडिटर सन्ड्री क्रेडिटर शो किया जाता है बैलेंस शीट में। तो यही है, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग जो है अभी सेकंड स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में अभी इतना ही था, हमने कंप्लीट किया। इसको बार बार पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आपको समझ में आएगी, और फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मैसेज करेंगे, फिर मैं इसका रिप्लाई आपको दूंगा, डिटेल में आपको टेक्स्ट करके बताऊंगा, या अभी कभी और अगर कुछ और कन्फ्यूजन है तो उसका अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो आराम से आप इसे देखिए, स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, 2-4 बार देखने से क्लैरिटी आएगी। और कुछ और सजेशन हो ज़रूर बताएं, मैं अपने आप को भी चेंज करूँगा, उस वीडियो में इनकॉर्पोरेट करूँगा। थैंक यू, बाय।